नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज का हमारा विषय है विद्यापति। विद्यापति मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल। देखिए, विद्यापति ने अपनी रचनाएं 3 भाषाओं में लिखी। सबसे पहले है मैथिली। ये थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं। सबसे पहले है मैथिली। मैथिली में इन्होंने पदावली लिखी और विद्यापति की ख्याति का आधार यही पदावली रही है। इसके अलावा विद्यापति ने अपभ्रंश में भी रचनाएं लिखी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और संस्कृत में भी लिखी, गोरक्ष विजय, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, दुर्गा भक्त तरंगिणी। इस प्रकार की कई रचनाएं इन्होंने लिखी। तो सबसे अगर इनका विभाजन करें हम, तो विद्यापति की 3 रचनाओं को 3 भाषाओं में बांटेंगे, मैथिली, अपभ्रंश और संस्कृत। संस्कृत में कौन सी है? गोरक्ष विजय, भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा और दुर्गा भक्त तरंगिणी। इस प्रकार की कई रचनाएं हैं। अपभ्रंश में इन्होंने लिखा है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विद्यापति को मैथिली में जो इन्होंने पदावली लिखी, ये विद्यापति की ख्याति का आधार है और इसी के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। इसके अलावा विद्यापति को एक और उपाधि भी दी गई और ये उपाधि राजा शिवसिंह ने दी, अभिनव जयदेव की उपाधि। यानी कि विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा गया राजा शिवसिंह के द्वारा। है क्या इन रचनाओं में? सबसे पहले बात करें अगर हम गोरक्ष विजय की, तो गोरक्ष विजय एक नाटक है। क्या है? नाटक है। और इसी के आधार पर मिश्र बंधुओं ने विद्यापति को हिंदी का पहला नाटककार माना है। देखिए, मिश्र बंधुओं का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो मिश्र बंधु पहले कवि के नाम पर मौन है। कवि कौन है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते, लेकिन पहला गद्यकार उन्होंने बताया है, पहला नाटककार उन्होंने बताया है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है कि ऐसा कौन सा इतिहास ग्रंथ है जो पहले कवि की तो बात नहीं करता, लेकिन पहले गद्यकार की और पहले नाटककार की बात करता है। तो ये जो गोरक्ष विजय नाटक है, ये गद्य और पद्य दोनों में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संस्कृत में है और गोरक्ष विजय के आधार पर ही मिश्र बंधुओं ने हिंदी का पहला नाटककार माना है। अगर आमतौर पर सवाल पूछ लिया जाए कि हिंदी का पहला नाटककार कौन है, और अगर उसमें मिश्र बंधुओं का दिया हो कि मिश्र बंधुओं के हिसाब से कौन है, तब भी हम विद्यापति कर देंगे। और वैसे सर्वमान्य मत इसके अलावा और कोई मत है नहीं नाटककार के संदर्भ में। नाटककार के संदर्भ में केवल एक मिश्र बंधुओं का मत ही मिलता है कि हिंदी के पहले नाटककार विद्यापति है। अब आते हैं 2 ग्रंथ, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जो कि अपभ्रंश में है। कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह के बारे में वर्णन है और कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह के बारे में वर्णन है। तो ये शिव सिंह वही शिव सिंह है जिन्होंने विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा है। कीर्तिलता की भाषा की अगर बात करें तो कीर्तिलता की भाषा वैसे तो अपभ्रंश है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक मत दिया है। चूंकि आचार्य शुक्ल का मत है इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कहना है कि कीर्तिलता की भाषा पूर्वी अपभ्रंश या टकसाली अपभ्रंश है। कई बार यह सवाल पूछ लिया जाता है कि कीर्तिलता की भाषा को टकसाली अपभ्रंश किसने कहा है? तो टकसाली अपभ्रंश आते ही आपको याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कहना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है और ये कुछ पृथ्वीराज रासों से मिलती जुलती शैली है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का पृथ्वीराज रासों के संबंध में स्पष्ट मानना था कि पृथ्वीराज रासों के वही पद प्रामाणिक हैं जो शुक शुकी संवाद के रूप में है। तो जिस शैली में पृथ्वीराज रासों की रचना हुई है उसी शैली में कीर्तिलता की रचना हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानना है कि पृथ्वीराज रासों की तरह ही, पृथ्वीराज रासों की शैली में ही इसकी रचना हुई है, पृथ्वीराज रासों की शैली में। तो ये कीर्तिलता के बारे में कुछ बातें हैं। कीर्तिलता में वर्णन किसका है? कीर्ति सिंह का है। कीर्ति पताका में किसका वर्णन है? शिव सिंह का है। शिव सिंह कौन है? जिन्होंने विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा है। कीर्तिलता की भाषा क्या है?
वैसे तो अपभ्रंश है, लेकिन आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, टकसाली अपभ्रंश कहा है। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिरता के लिए क्या कहा है कि इसकी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। तो ये तो संस्कृत और अपभ्रंश की जो रचनाएं थी उनकी हमने बात करी। संस्कृत रचनाओं में मुख्य रूप से ध्यान रखने योग्य यही बात है कि गोरक्ष विजय एक नाटक है और पुरुष परीक्षा ज्योतिष से संबंधित एक ग्रंथ है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण संस्कृत जो साहित्य है उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने वाले नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं पदावली की। विद्यापति की ख्याति का आधार, विद्यापति की जो प्रशंसा हुई पूरे देश भर में, आज भी साहित्यिक गलियारों में जो चर्चा होती है, उसका कारण पदावली है मुख्य रूप से। पदावली फेमस तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन पदावली विवादास्पद भी है। पदावली के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि भी मिली, जैसा कि हमने पहले बात किया, मैथिल कोकिल। पदावली में है क्या? पदावली में बेसिकली राधा और कृष्ण, इनके माध्यम से एक मतलब पदों की रचना की गई है, उनकी प्रेम कहानी के बारे में एक तरीके से बताया गया है। और जो जयदेव का गीत गोविंद है उसके आधार पर इसकी रचना हुई है। और जयदेव विद्यापति के प्रिय कवि भी थे। प्रिय कवि कौन थे? जयदेव थे। और जयदेव का जो गीत गोविंद है उसी के आधार पर पदावली की रचना हुई है। और विद्वानों का यह मानना भी है कि गीत गोविंद को पढ़ते हुए जो भाव की अनुभूति होती है, कुछ कुछ वैसी अनुभूति पदावली को पढ़ते हुए होती है। तो विद्यापति ने पदावली लिखी मैथिली भाषा में। देखिए कि एक साहित्यकार जो शास्त्रीय भाषा में लिख रहा है, संस्कृत में लिख रहा है, उस दौर की साहित्यिक भाषा अपभ्रंश में लिख रहा है, लेकिन यहां पर आके वो लोक भाषा में लिख रहा है। मैथिली जो है वो मैथिल की लोक भाषा है। और देखिए मिथिला की लोक भाषा है। इस रचना में मिथिला का जो लोक जीवन है, वहां का आम जो जनजीवन है, उसकी अभिव्यक्ति मिलती है। मिथिला का रहन सहन क्या है, वहां पर जो लोक सामान्य लोक व्यवहार में किन प्रतीकों का प्रयोग होता है, जो राग रागिनियां गाए जाते हैं, जो उत्सव त्योहार वहां के लोक में मनाए जाते हैं, उन सब की झांकी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो मिथिला के लोक जीवन की, लोक रस की झांकी हमें पदावली में देखने को मिलती है। और विद्यापति की ख्याति का आधार है, यानी कि संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली तीनों भाषाओं में जो रचनाएं लिखी उनमें सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा पॉपुलर पदावली हुई है। अब बात करते हैं कि पदावली में है क्या। ये तो कृष्ण भक्ति परंपरा का यहां से प्रवर्तन हो जाता है। देखिए विद्यापति के बारे में दो चीजें महत्वपूर्ण। एक तो विद्यापति खुद तो क्या थे? शैव थे। शैव जो शिव के उपासक होते हैं। पदावली में किसकी बात कर रहे हैं? कृष्ण भक्ति की बात कर रहे हैं। यानी कि समन्वय की चेष्टा हम विद्यापति के यहां पर देख सकते हैं। समन्वयवादिता विद्यापति के यहां पर हम देख सकते हैं, क्योंकि खुद शैव थे और कृष्ण भक्ति की इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो पदावली में क्या है? कृष्ण भक्ति की रचना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कुछ विद्वानों का यह मानना है कि पदावली को हम भक्ति का साहित्य नहीं मान सकते, पदावली को हम केवल श्रृंगारिक साहित्य मानेंगे। तो ये जो भक्ति और श्रृंगारिकता का विवाद है, ये पदावली के साथ जुड़ा हुआ है। विद्यापति के साहित्य में भक्ति, श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी है। भक्ति भी है। पदावली में चूंकि श्रृंगारिकता का विवाद उठ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि श्रृंगार के पद तो हैं, इसीलिए ये विवाद भी उठा है। भक्ति चूंकि कृष्ण और राधा की बात है, तो भक्ति इसमें स्वतः ही है। और नीति भी इन्होंने अपने पदों में नीति का भी ज्ञान दिया है थोड़ा बहुत। अब जब ये विवाद होता है कि एक कहता है भक्त है और एक कहता है कि नहीं भक्त नहीं है, श्रृंगारिक है, तो उसमें फिर क्या है कि विद्वानों के मत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि विद्यापति को भक्त कहना, विद्यापति श्रृंगार के वाक सिद्ध कवि हैं, यानी कि श्रृंगार के वाक सिद्ध कवि हैं। और ये विद्यापति को भक्त कवि की परंपरा में रखते हैं कि ठीक है, इसमें श्रृंगार तो है, लेकिन पूरी जो पदावली है उसको अगर हम पढ़ेंगे तो यहां पर हमें भक्ति देखने को मिलेगी। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को भक्त मानते हैं। एक और जो
आलोचक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, उन्होंने क्या कहा है कि विद्यापति को भक्त कहना उतना ही कठिन है जितना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। यानी कि खजुराहो के जो मंदिर हैं, वहां पर जो मूर्तियां बनाई गई हैं, अगर आप उन मूर्तियों को आध्यात्मिक कह दोगे तो फिर आप विद्यापति को भक्त कह सकते हो, अन्यथा आप विद्यापति को भक्त नहीं कहोगे। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का मानना है। ये तो हुए दो विद्वानों के मत। अब हम बात कर, अच्छा एक ये भी याद रखो कि निराला ने विद्यापति के बारे में कहा है, पदावली के बारे में, कि विद्यापति की पदावली नागिन की मादक लहर के समान है। नागिन की मादक लहर की तरह किसने बताया है? निराला ने बताया है। इसी संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक क्रांतिकारी कथन आता है जो न जाने कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, सेट में पूछा गया है, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया है कि आध्यात्मिकता के रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्या कहा है? कि आध्यात्मिकता के रंग के चश्मे, आध्यात्मिकता के रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यानी कि आध्यात्मिकता के रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए, मतलब कि कोई भी रचना जिसमें आप कुछ भी छोटा मोटा ऐसा हिंट दे दो जो भक्ति से जुड़ा हुआ और आप उसको आध्यात्मिक कह दोगे। जैसे इस रचना में क्या है? कृष्ण और राधा का, नायक नायिका का नाम कृष्ण राधा है और उनको भगवान के रूप में दिखा दिया है, तो इतने से बोले ये आध्यात्मिक हो गई। आप इस रचना को पढ़ो, इसके अंदर का श्रृंगार देखो, भक्ति इसमें कहां पर है। तो ये इसको लेकर विवाद हुआ, और विवाद हुआ तो स्वाभाविक है कि विवाद होगा तो उसमें विद्वानों के मत तो अलग अलग आएंगे। तो यहां पर दो ग्रुप बन गए विद्वानों के। एक तो वो जो कहते हैं कि विद्यापति भक्त कवि है, और एक वो जो कहते हैं कि विद्यापति श्रृंगारिक कवि है। तो भक्त में कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो क्या कहते हैं कि विद्यापति श्रृंगार के वाक सिद्ध कवि है। दूसरा है श्याम सुंदर दास, ब्रजनंदन सहाय और चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का, लोगों का ये कहना था कि चैतन्य महाप्रभु को ये इतनी इनमें भक्ति दिखती थी इनके पदों में कि वो इनके पदों को गाते गाते बेहोश होकर गिर पड़ते थे, नाचते नाचते। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी विद्यापति को भक्त कवि माना है। लेकिन बच्चन सिंह, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका स्पष्ट मानना है कि विद्यापति को भक्त ना कहकर श्रृंगारिक कहना ही उचित होगा, क्योंकि पदावली में श्रृंगार की अभिव्यंजना ज्यादा हुई है। पदावली में है क्या? मुख्यतः राधा और कृष्ण का प्रेम दिखाया गया है। अब ठीक है, राधा और कृष्ण है, धार्मिक प्रतीक है, अध्यात्म से जुड़े हैं, तो इसको हमने आध्यात्मिक कह दिया है। लेकिन इसको पढ़ेंगे तो ये आपको भी एक द्वंद्व पैदा हो जाएगा कि इसको भक्त कहें या श्रृंगार कहें। अच्छा, एक चीज और कि विद्यापति वय संधि के कवि हैं। आप जब विद्यापति पदावली का अध्ययन कर रहे होते हैं तो वहां पर एक समय जाने के बाद वय संधि का वर्णन है। वय संधि क्या होता है? वय संधि किशोरावस्था के, मतलब आयु का जो कालखंड है, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था, तो ये जो संक्रमण काल है इसको वय संधि बोलते हैं। वय संधि के कवि हैं। और यहां पर बड़ी वो खूबसूरत दो पंक्तियां आती है कि शैशव जौबन दुहु मिली गेल, श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल, कि शैशव और यौवन दोनों मिल गए हैं और कानों के पथ से, यहां से श्रवणक पथ, कानों के पथ से उसने शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार ये वो पंक्तियां हैं। वय संधि के कवि हैं शैशव जौबन दुहु मिली गेल, शैशव जौबन दुहु मिली गेल। दुहु मिली गेल, ये पदावली के बारे में बात करी। अब हम पदावली का एक पद है जिसमें हम देख सकते हैं कि दोनों ही बातें हमें दिखती हैं कि राधा और कृष्ण है, कृष्ण राधा का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी फेमस पंक्तियां हैं, उनको हम एक बार देखना चाहिए।
पदावली के अगर उदाहरण पूछा जाए तो नंदक नंदन कदम्बरी तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाओ, धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय सकेत निकेतन बैसल, समय सकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ, बेरी बेरी बोली पठाओ। विद्यापति की बड़ी फेमस पंक्तियां हैं, शुरुआत यहीं से होती है कि नंद के नंदन श्री कृष्ण यमुना के तट पर, कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठे हैं और धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं। समय सकेत, समय बीत रहा है और आते जाते वो देख रहे हैं, बार बार मुरली बजा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं और बार बार बजा रहे हैं। सामरी तोरा लागी अनुखन विकल मुरारी, जमुना तिर उपवन उदबेगल, फिर तत्हि निहारी। राधा की सखियां कहती हैं कि भाई तुम्हारे इंतजार में वो आदमी इतना उद्विग्न हो गया है, यमुना के तट पर बार बार उठता है, बैठता है, बेचैन हो गया है और फिर घूम घूम के उसी तट को निहार रहा है। और जो गोरस बेचने जा रहे हैं, जो ग्वाले जा रहे हैं, अब जो ग्वालिनी बेचने जा रहे हैं और आ रहे हैं, उनसे बार बार पूछ रहा है, सबसे पूछ रहा है तुम उससे मिलती क्यों नहीं। तो इस प्रकार से ये विद्यापति की पंक्तियां हैं, परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। तो विद्यापति के बारे में क्या पढ़ा? विद्यापति के बारे में पढ़ा कि 3 भाषाओं में इनकी रचनाएं मिलती हैं। सबसे पहले संस्कृत में क्या है? गोरक्ष विजय, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, इस प्रकार की रचनाएं। गोरक्ष विजय क्या है? एक नाटक है। इसके आधार पर मिश्र बंधुओं ने विद्यापति को पहला नाटककार माना है। दूसरा, अपभ्रंश में कीर्तिलता और कीर्ति पताका मिलती है। कीर्तिलता में क्या है? कीर्ति सिंह के जीवन के बारे में वर्णन है। कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह के बारे में वर्णन है। और ये दोनों रचनाएं दरबारी साहित्य की श्रेणी में ही रखी जा सकती हैं। उसी प्रकार की रचनाएं हैं जिनको जो हम दरबारी साहित्य में पढ़ते थे, उसी तरह की रचनाएं कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। आचार्य शुक्ल ने कीर्तिलता की भाषा कौन सी मानी है? टकसाली अपभ्रंश मानी है। और कीर्तिलता भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा गया है। ये किसने कहा है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब हम बात करते हैं पदावली की। पदावली क्या है? विद्यापति की सबसे फेमस रचना है। इसके आधार पर विद्यापति को प्रसिद्धि मिली, लेकिन इस रचना पर भक्ति और श्रृंगारिकता का विवाद भी लगातार साथ में जुड़ा है। कुछ विद्वान हैं जो भक्त कवि मानते हैं, कुछ विद्वान श्रृंगारिक कवि मानते हैं। भक्त में कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है, चैतन्य महाप्रभु है, श्याम सुंदर दास है, ब्रजनंदन सहाय है। श्रृंगारिक में कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है और रामकुमार वर्मा है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि आध्यात्मिकता के रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। बड़ा फेमस कथन है और अक्सर पूछा जाता है। एक बात और विद्यापति से, एक तो विद्यापति से कृष्ण भक्ति की शुरुआत होती है, ठीक है, कृष्ण भक्ति की शुरुआत होती है। दूसरा, भ्रमर गीत अगर हिंदी में कहीं सबसे पहले मिलता है, भ्रमर गीत सबसे पहले यहीं पर मिलता है। किसके यहां पर? विद्यापति के यहां पर। और यहीं से फिर वो चलते चलते सूरदास तक चलता है और फिर सूरदास ने भ्रमर गीत की इतनी उत्कृष्ट व्यंजना करी है कि भ्रमर गीत अपने आप में एक महाकाव्य के रूप में, या फिर इतना महान काव्य है वो कि जिसमें गोपियों का दर्द फूट फूट के हमारे सामने आता है। और उद्धव ने जो योग साधना और सगुणता का जो वहां पर आपस में एक डिबेट चलती है, वो हमें देखने को मिलती है। और उस जो सूरदास के यहाँ पर भ्रमर गीत है और उस डिबेट में लगातार हम सगुण भक्ति को जीतते हुए देखते हैं। वो भ्रमर गीत सबसे पहले कहाँ पर है? विद्यापति के यहाँ पर है। विद्यापति आदिकाल और भक्ति काल की जो क्या बोलते हैं, योजक कड़ी मान सकते हैं। इस जगह पर विद्यापति हमें मिलते हैं, आदि और भक्ति को जोड़ने वाले कवि हैं। तो इस प्रकार से विद्यापति के बारे में हमने पढ़ा। अभी एक कवि और बच गए हैं, इनसे पहले आते हैं, हालांकि हमने उनका अध्ययन नहीं किया, अमीर खुसरो।
अमीर खुसरो के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। तो अब तक हमने विद्यापति के बारे में बात कर ली थी। एक कवि जो बच गए थे, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में हमें बात करनी है। दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। इनका जन्म 1253 में हुआ था और मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया और इन्होंने अमीर खुसरो को तुर्क उल्लाह की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? तुर्क उल्लाह। किसको दी थी? अमीर खुसरो को। और दी किसने थी? निजामुद्दीन औलिया ने। औलिया को इसके अलावा एक और उपाधि की हम बात करेंगे जब आगे पढ़ेंगे। अमीर खुसरो हिंदी में खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि अगर पूछा जाए तो उसका जवाब होता है अमीर खुसरो। हालांकि इस संदर्भ में जो प्रमाण मिलते हैं वो संदिग्ध हैं। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि खुसरो ने जो खड़ी बोली की रचनाएं जो खुसरो के नाम से चल रही हैं आज, वो अमीर खुसरो ने नहीं लिखी। लेकिन फिर भी एक सर्वमान्य मत है कि खड़ी बोली के पहले कवि कौन? अमीर खुसरो। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो है। खुसरो ने 6 सुल्तानों का समय देखा था और खुसरो राजाओं के दरबार में रहते थे वैसे आमतौर पर, और अलाउद्दीन खिलजी के भी ये दरबार में थे। तो खुसरो खड़ी बोली के पहले कवि हैं। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया है और ये वही निजामुद्दीन औलिया हैं जिन्होंने तुगलक को कहा था कि हुनुस दिल्ली दूरस्त। तुगलक ने एक बार फरमान जारी किया कि भाई निजामुद्दीन औलिया को वो दिल्ली आते ही सजा देंगे, लेकिन निजामुद्दीन औलिया को जब लोगों ने कहा तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुनुस दिल्ली दूरस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। और देखिए गुरु की महिमा कि तुगलक दिल्ली नहीं पहुंच पाया और उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया जिन्होंने अमीर खुसरो को तुर्क उल्लाह की उपाधि दी थी। अब बात करते हैं अमीर खुसरो के काव्य के बारे में। मनोरंजन और रसिकता के कवि अमीर खुसरो की रचनाएं जब हम पढ़ेंगे तो हमें इसमें मनोरंजन और श्रृंगार और रस, ये सारी चीजें हमें इसमें मिलती हैं। और पहले कवि हैं जिन्होंने मनोरंजन को आधार बनाकर लिखा। मनोरंजन पर लिखने वाले पहले कवि कौन? अमीर खुसरो। मनोरंजन पर लिखने वाले पहले कवि। मनोरंजन पर कैसे लिखा? मनोरंजन पर लिखने वाले पहले कवि। मनोरंजन पर कैसे लिखा? इन्होंने पहेलियां लिखी, मुकरियां लिखी। पहेलियां जैसे होता है ना कि 2 पंक्तियां दे दी और उनमें से कोई एक मतलब हमको ढूंढना है, तो वो खुसरो ने सबसे पहले लिखना शुरू किया था। आज भी हम जो पहेलियां देखते हैं, पूरा आदिकाल या हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, खुसरो के अलावा ऐसा प्रयोग अगर कहीं पर इक्का दुक्का उदाहरण में मिल जाए तो मिल जाए, बाकी कहीं नहीं मिलता हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो पहेलियां लिखी, वो मनोरंजन के लिए जो पहेलियां लिखी थी, ऐसा प्रयोग खुसरो ने किया, केवल खुसरो के अलावा और किसी ने नहीं किया। दूसरी बात, खड़ी बोली के आदि कवि, जैसा कि हमने बात करी कि खुसरो को खड़ी बोली के पहला कवि माना जाता है। हालांकि प्रमाण जो है वो संदिग्ध है, मैं पहले ही इसकी बात कर चुके हैं हम, लेकिन फिर भी खड़ी बोली का प्रथम कवि, खड़ी बोली का आदि कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो को अवधि का पहला कवि माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। क्या कहा है? अवधि के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो हैं। किसके अनुसार? रामकुमार वर्मा के अनुसार। और अमीर खुसरो चूंकि दरबार में रहते थे, दरबार में रहकर लिखते थे, तो संगीत का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था और काव्य भी इनका उत्कृष्ट कोटि का होता था। तो ऐसे एकमात्र हम देख सकते हैं पूरे आदिकाल में जो कवि भी हैं, संगीतज्ञ भी हैं और इतिहासकार भी हैं। संगीतज्ञ तो इतने बड़े हैं कि मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि आचार्य कहलाते हैं। और खिलजी के दरबार में जब ये थे तो संगीत पर इनके योगदान को देखते हुए इनको नायक की उपाधि दी गई थी। पहले हमने बात करी थी ना कि एक और उपाधि की बात आएगी। तो खिलजी के दरबार में जब ये थे तो इनको नायक की उपाधि दी गई थी संगीत के लिए। संगीत का ज्ञान खुसरो को बहुत अच्छा था। इसके अलावा इनकी कविताओं में सूफी दर्शन होते हैं। जब हम इनकी खड़ी बोली की कविताएं पढ़ते हैं तो और उनका भाव समझते हैं तो सूफी दर्शन हमें देखने को मिलता है। सूफी दर्शन में मुख्यतः क्या है?
कि जो साधु है या साधक है या जो कवि है, जो रचनाकार है, वो उस ईश्वर से मिलने की चेष्टा करता है, ईश्वर को पाना चाहता है और उसमें जाके अंततः लीन हो जाता है। इसके अलावा सूफी दर्शन में बहुत सी बातें होती है, जब हम सूफी साहित्य का अध्ययन करेंगे तब उनका अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि खुसरो ने किन किन काव्य शैलियों में लिखा। खुसरो ने सबसे पहले तो मसनबियाँ लिखी। मसनबियाँ क्या होती है? मसनबियाँ फारसी शैली में लिखे गए ग्रंथ हैं और ये एक तरीके से इतिहास ग्रंथ हैं। इनका काव्य से या हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात, अगर पूछ लिया जाए कि मसनबियाँ किस बोली में या किस भाषा में लिखी जाती है, तो फारसी में लिखी जाती हैं। हिंदी से इनका संबंध नहीं है। कौन सी मसनबियाँ इनकी मुख्य रूप से हैं? 3 हमें नाम याद रखने हैं। एक तो किरान उस सादेन, इसको इसलिए याद रखना है कि ये इनकी पहली मसनबी है। दूसरा नूह सिपहर, नूह सिपहर को इसलिए याद रखना है क्योंकि इसमें भारत की बोलियों के दर्शन हमें होते हैं और भारत का जो प्राकृतिक परिवेश है उसका हमें यहाँ पर उत्कृष्ट रूप से जो एक रूप है, उसका जो स्वरूप है, उसके बारे में हमें जानने को मिलता है। एक है आशिका। आशिका इसलिए महत्वपूर्ण है कि चूंकि इन मसनबियों का हिंदी से संबंध नहीं है, ये इतिहास ग्रंथ है, लेकिन आशिका में हमें हिंदी की प्रशंसा देखने को मिलती है, इसलिए आशिका विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। कौन सी पहली, ये कौन सी मसनबी? आशिका। तो खुसरो ने क्या लिखा है? सबसे पहले मसनबियाँ। दूसरी बात पहेलियाँ, जिसकी हमने सबसे पहले बात करी कि मनोरंजन पर लिखने वाले पहले कवि। तो ये पहेलियाँ केवल मनोरंजन का साधन होती थी। ये कई प्रकार की होती थी। एक तो अंतर्लापिका पहेली होती थी, जिसमें पहेली पूछने वाले ने पहेली को इस प्रकार से पूछा है कि उसका मतलब या उसका जवाब उसी के अंदर छुपा रहता था। एक होती थी बहिर्लापिका, जिसका जवाब उसके अंदर नहीं होता था। इसके अलावा इन्होंने लिखे हैं ढकोसले। पहेलियों का अगर उदाहरण की हम बात करें तो पहेलियों में जैसे कि एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। ये एक सवाल पूछ लिया पूछने वाले ने कि भाई एक पहेली है, इसका जवाब बताओ। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। उत्तर इसका होता है आसमान। इसी प्रकार ढकोसले। ढकोसले क्या होते थे? बेमतलब की शब्दावली। ऐसी शब्दावली जिसका कोई मतलब नहीं है, बेमेल लिख रखा है। कौन सा शब्द किसी भाषा का आ जाता है, कोई शब्द किसी भाषा का आ जाता है, रिपीट हो रहे हैं शब्द, उनमें मतलब कुछ अर्थ नहीं निकलता जिसका, एक तरीके से ऐसी बातें बोली जा रही हैं बेमतलब की हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है। तो ये ढकोसले हैं। ढकोसले क्या है? बेमतलब की शब्दावली, बेमतलब की शब्दावली। एक हो गई मुकरियां। मुकरियां क्या है? कि मान लीजिए 2 दोस्त कोई बात कर रहे हैं आपस में। अब बात करते करते कोई ऐसी बात बोल दी जो कि सीक्रेट रखनी थी, बतानी नहीं थी किसी को, लेकिन वो बात जब बोल दी और बोलने के बाद अब उसका खंडन कैसे करना है, उसको तुरंत एक नया मोड़ देना है। तो ये मुकरियां होती थी कि दो सहेलियां आपस में बात कर रही हैं। अब सखी उसको दूसरे को कोई बात बता रही है और बताते बताते ऐसी बात बोल दी जो उसको नहीं बोलनी थी। जैसे अपने प्रियतम से जुड़ी हुई कोई बात बोल दी, बाद में याद आया कि तो बतानी नहीं थी, तो तुरंत उसका जवाब दूसरा पलट देना, मुकर जाना उस चीज से, किसी बात से मुकर जाना। तो ये मुकरियों में मुख्य रूप से था। इसके अलावा रेखता पद्धति में या रेखता शैली में इन्होंने लिखना शुरू किया। रेखता क्या था? रेखता था कि इन्होंने एक नई शैली विकसित करी जिसमें फारसी और हिंदी को इन्होंने जोड़ा। उसमें क्या किया कि गजल की एक पंक्ति तो फारसी में दे दी और दूसरी पंक्ति हिंदी में दे दी, ब्रज मिश्रित हिंदी में दे दी या खड़ी बोली हिंदी में दे दी। तो ये पद्धति या ये शैली खुसरो से पहले हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती पूरे इतिहास में। हालांकि खुसरो से पहले हमें गजल भी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली, बहुत ज्यादा क्या मतलब देखने को ही नहीं मिली, लेकिन रेखता में ये जो प्रयोग है ये खुसरो से पहले और खुसरो के बाद में भी अमूमन हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये रेखता पैटर्न पे इन्होंने लिखा। तो खुसरो के बारे में ये मुख्य बातें हैं। इनके गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया है। निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया? इनको तुर्कुल्लाह की उपाधि दी। और खड़ी बोली के पहले कवि हैं, मनोरंजन और रसिकता के कवि हैं, मनोरंजन पर लिखने वाले पहले कवि हैं, खड़ी बोली के आदि कवि हैं। और खुसरो को अवधि का पहला कवि किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने माना है।
ये कवि भी हैं, संगीतज्ञ भी हैं, इतिहासकार भी हैं, आदिकाल में अपने आप में अनूठे व्यक्ति हैं, क्योंकि इतने गुण एक साथ बाकी नहीं मिले। संगीत, कविता और इतिहास तीनों का मेल इन्हीं के यहाँ पर मिलता है। मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि आचार्य हैं। कई राग थे इन्होंने जो खुद इन्होंने शुरू किए, कई संगीत जो वाद्य यंत्र थे वो भी इन्होंने बनाए। तो ये संगीत का इनको बहुत अच्छा नॉलेज था, और संगीत के लिए खिलजी के दरबार में इनको किसकी उपाधि दी गई? नायक की उपाधि दी गई। सूफी जीवन दर्शन देखने को मिलता है इनकी कविताओं में, और ये मुख्य बातें इनके काव्य से जुड़ी हुई हैं। और कई शैलियों में इन्होंने लिखा है, जैसे मसनबियाँ लिखी हैं। मसनबियाँ कौन सी महत्वपूर्ण है? किरान उस सादेन पहली मसनबी है, इसलिए याद रखना है। नू सिफर को इसलिए याद रखना है क्योंकि भारत की बोलियों का दर्शन होता है इसमें, भारत के प्राकृतिक स्वरूप के बारे में हमें जानने को मिलता है। आशिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी की इसमें प्रशंसा की गई है। हालांकि मसनबियों के बारे में पूछा जाए तो इसका जवाब होगा कि ये फारसी में लिखी गई है, इस तथ्य को याद रखना है। पहेलियां इनके यहाँ पर मिलती हैं, ढकोसले मिलते हैं, मुकरियां मिलती है, रेखता पैटर्न पे इन्होंने लिखा है। तो ये खुसरो के काव्य के बारे में कुछ चीजें हैं। अब हम इन चीजों का उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पहेली की, पहेलियां जो खुसरो ने लिखी हैं, तो पहेलियों में देख ले, एक थाल मोतियों से भरा, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, सबके सिर पर औंधा धरा। उत्तर अगर इसका पूछा जाए तो इसका उत्तर हो गया आकाश। भाई एक थाली है, ये इसमें तारे हैं, मोती की तरह चमक रहे हैं, और सबके सिर पर उल्टा रखा हुआ है, तो ये हो गया आकाश। ये हो गई पहेली। इस प्रकार की इन्होंने कई पहेलियां थी। श्याम बरन की एक है नारी, लचकत नाचत है जैसे कोई नारी। तो इस प्रकार का इन्होंने जो पहेलियां लिखी। दूसरी चीज मुकरियां। मुकरियों का उदाहरण यहां पर है कि रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। कि दो सखियां बैठी हैं, एक दूसरे को बता रही है कोई बात है, नहीं बतानी थी लेकिन बात बात में ये बात निकल के आई है। बोलते हैं ना कि बात बोलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो ये दूर तक बात निकल आई है कि भाई रात समय वह मेरे आवे, मेरे रात के समय वो आ जाता है और सुबह होने से पहले चला जाता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, सबसे अलग है। फिर वो दूसरी सखी पूछती है कि क्या हो, मतलब साजन तुम्हारा प्रेमी आता है रात को और सुबह चला जाता है। इसको याद आता है, नहीं यार ये तो नहीं बताना था। वो बोलती नहीं प्रेमी नहीं, मैं तारे की बात कर रही हूँ। रात होने के बाद वो निकलता है और सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है उससे पहले तारा खत्म हो जाता है, हमें दिखता ही नहीं है। ये बात बड़ी विलक्षण है मेरे लिए। बोली ये कैसा हो जाता है? हालांकि पता इनको भी है कि क्या बताना था और क्या बता दिया, पर वो कहते हैं ना कि मुकरना है, असली बात बतानी नहीं है। तो ये असली बात छुपाने के लिए है सखी जो मुकरियां हैं। और मुकरियां आगे चलकर देखिए आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक पूरा ये जो समय है इसमें मुकरियां नहीं लिखी गई। आधुनिक काल में आने के बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ये काम करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र मुकरियां लिखते हैं अमीर खुसरो के बाद। दूसरा प्रयास इन्हीं के यहां पर मिलता है। ये भी ए सखी साजन के रूप में मुकरियां लिखते हैं कि भाई बात से मुकरना है। और फिर इन्होंने लेकिन अपनी मुकरियों से अंग्रेजों पर व्यंग्य किया है, अंग्रेजों पर कटाक्ष किया है। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो ये तो हो गई मुकरियां। अब बच गया रेखता। रेखता क्या है? रेखता का मतलब है कि भाई एक पंक्ति तो हो गई गजल की, गजल की एक पंक्ति तो हो गई फारसी की, और एक पंक्ति हो गई अपने खड़ी बोली की। जैसे जे हाल मिस की,
शकुंतला फूल, दुराए नैना बनाए बतिया, दुराए नैना बनाए बतिया, बतिया। किताब हिजरा, नेदार मेजा, नकाह लेहू, लगाए छतिया। इसको जब हम पढ़ते हैं तो देखिए पहली पंक्ति में जब हम देखते हैं तो क्या दिखता है कि जे हाल मिसकी शकुंतला फूल, ये फारसी है, हिंदी नहीं है। लेकिन दुराए नैना बनाए बतिया ये हिंदी है। किताब हिजरा नेदार में ये फिर से फारसी है। और नकाह लेहू लगाए छतिया तो ये फिर से हिंदी आ जाती है। तो ये पैटर्न अमीर खुसरो से पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। अमीर खुसरो ने यहां पर आकर इसको लिखना शुरू किया, इसको इन्होंने रेख्ता कहा। तो यहां तक अमीर खुसरो के बारे में। अब कई बार यह पूछ लिया जाता है कि अमीर खुसरो का अंतिम पद कौन सा है। देखिए गुरु भक्ति इतनी अनन्य थी इनकी कि जब इनको पता चला कि इनके गुरु की मृत्यु हो गई है, इनके गुरु परलोक सिधार गए हैं, तो जैसे ही इनको पता चला अमीर खुसरो ने एक पद पढ़ा और खुद अमीर खुसरो की भी उसके बाद मृत्यु हो गई। वो पद क्या है पूछ लिया जाता है। अमीर खुसरो का अंतिम पद, अमीर खुसरो का अंतिम पद ये है कि गोरी सोए सेज पर, गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने, रेन भई चहु देश, रेन भई चहु देश। यानी कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस की अमीर खुसरो कहते हैं कि गुरु जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो सोते हुए इस प्रकार से लग रहे हैं मानो कोई युवती सो रही है, इतने आराम से उसके मुख पर केश डले हुए हैं। फिर खुसरो को कहते हैं कि भाई खुसरो अब यहां पर अपना कुछ नहीं बचा, अब हम अपने घर चलते हैं, चल खुसरो घर आपने, रेन भई चहु देश। और इसके बाद अमीर खुसरो की मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये खुसरो का अंतिम पद है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। और हमने बात करी रेख्ता पैटर्न की। एक सीरियल आता था भारत एक खोज। भारत एक खोज में एक जगह जाकर हम देखते हैं तो यही जो हमने लिखा था पहले, जे हाल मिसकी शकुंतला फूल, इसको गाकर और इतना मतलब दृश्य रूप में इतना अच्छा उसमें पेश किया गया है। भारत एक खोज में हमें ये सुनने को भी मिल जाता है, भारत एक खोज। तो ये खुसरो का अंतिम पद हो गया। ये अमीर खुसरो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो अब हमारा विद्यापति और अमीर खुसरो दोनों पूरा हो चुका है। कुछ एक आदिकाल में ग्रंथ बच गए हैं, आदिकाल में गद्य रचनाएं बच गई और इसके अलावा 3-4 रचनाएं और बची हैं जिनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। उसके बाद हमारा आदिकाल पूरा हो जाएगा। इसके बाद भक्ति काल की चर्चा करेंगे। तो ये हमने अब तक आदिकाल में पढ़ा साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, उससे पहले हमने पढ़ा इतिहास लेखन की पद्धति, और उससे भी पहले हमने पढ़ा कि साहित्य क्या है, साहित्य क्या है, साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। फिर हमने पढ़ा आदिकाल का नामकरण, फिर हमने पढ़ा आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ, हमने सिद्ध साहित्य को पढ़ा, हमने नाथ साहित्य को पढ़ा, रासो साहित्य जैन साहित्य को पढ़ा, रासो साहित्य को पढ़ा, हमने विद्यापति को पढ़ा, अमीर खुसरो को पढ़ा, और कुछ एक जो रचनाएं और बच गई हैं उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आकर हमारा आदिकाल क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। धन्यवाद।